नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका देश भर में छोटे बच्चों की देखभाल में अहम है। स्कूल जाने से पहले इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचने वाले बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पोषण के लिहाज से बहुत अहम केंद्र होते हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 22 दिनों से धरने पर हैं। वे बेहतर मानदेय, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की मांग कर रही हैं। इनके अनुसार दिल्ली में करीब 9,000 से 11,000 आंगनबाड़ी केंद्र फिलहाल इस धरने के चलते बंद हैं। तो एक तरफ दिल्ली की सरकार जो सरकारी स्कूल हैं उनको बेहतर बना रही है। कल ही 12,000 स्मार्ट क्लासरूम समर्पित किए गए हैं और अब इस मामले में भी दिल्ली सरकार ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया है, बावजूद इसके धरना जारी है। तो हमारे साथ खास मेहमान है शिवानी कौल, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मेरा सवाल आपसे यही कि शायद दिल्ली सरकार ने आपको मिलने के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए बुलाया, लेकिन फिर भी आप लोग धरने पर हैं। क्या हुआ इस मुलाकात में? क्या आपकी मांगों पर कुछ आश्वासन मिला आपको? सबसे पहले तो निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी यूनियन को, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को आपने ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि हम अपना पक्ष रख सके। ये बात सच है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वार्ता के लिए इनवाइट हमें किया था। हमारी 11 फरवरी को खबरदार रैली हुई थी, जो काफी बड़ी रैली थी। 15,000 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मी उस रैली में शामिल थे और उस रैली के दबाव में आके सरकार ने एक जो है वार्ता का न्योता भेजा, लेकिन वो एक हाफ हार्टेड अप्रोच था। क्यों हमने इस वार्ता का बाइकआउट किया, इसका कारण जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सरकार तो रिस्पॉन्ड कर रही है तो यूनियन क्यों नहीं वार्ता में गई। पहली बात यह है कि सरकार जो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन है आंगनवाड़ी वर्कर्स की दिल्ली में, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, सरकार लंबे समय से उससे वार्ता करने से भागती रही है। ये आज की बात नहीं है, 2017 में भी ऐसा हुआ था जब हमारी हड़ताल चली थी, 58 दिन हड़ताल चली थी और सरकार ने हमारी यूनियन से वार्ता नहीं की थी। इस बार भी सरकार ने एक ऐसी यूनियन को हमारे अलावा वार्ता में इनवाइट किया जिसका आंगनवाड़ी के स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है, और अगर कोई लेना देना है तो वो इस तरीके से कि वो यूनियन जो C2 से एफिलिएटेड एक यूनियन है, वो स्ट्राइक को साबोटाज कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहां पर इस यूनियन से जुड़े हुए जो तमाम नेता हैं वो वर्कर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि आप स्ट्राइक में शामिल नहीं होंगे। सरकार कैसे एक्सपेक्ट करती है, एक जो स्ट्राइक चला रही है यूनियन और जो पिछले 22 दिनों से, आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर हिंदुस्तान में वैसे भी और दिल्ली में भी इतने बड़े पैमाने पे औरतों को एकजुट करना, उनको स्ट्राइक में आने के लिए उत्साहित करना लगातार, ये एक बहुत बड़ा काम होता है, एक चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन सरकार लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन से बात ना करके, जो एक डेमोक्रेटिक जनवादी प्रक्रिया का हिस्सा है, वो ऐसी यूनियंस को शामिल कर रही है जिनका स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप ये सरकार पर आरोप लगा सकती है। शिवानी जी, हमारे दर्शकों को बताइए आपकी मांगे क्या हैं, क्या परेशानियां हैं, क्यों इतनी बड़ी तादाद में इतने दिनों से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुश्किल में है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जो आंगनवाड़ी कर्मियों का काम है वो वैसे तो अर्ली चाइल्ड केयर, जो प्री फॉर्मल एजुकेशन होता है उसका काम होता है, और जो मदर केयर है, नर्सिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स, उनके ख्याल रखने का काम है। 1975 से ये स्कीम चालू है। 1975 से लेकर अब तक आंगनवाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स को तमाम सरकारों ने, और इसमें कोई भी पार्टी इसके ब्लेम से नहीं बच सकती है, तमाम पार्टियों की सरकारों ने आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको उनकी वल्नरेबल जो स्थिति है, बहुत ही आरक्षित किस्म की स्थिति है, उसका फायदा उठाते हुए उनको इस काम में लगाया और उनके काम को कभी काम के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया। उसको बोला कि ये वॉलंटरी वर्क है, ये स्वेच्छा से किया जाने वाला काम है, ये वो काम है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, आपको इसके लिए, इसीलिए हम सैलरी नहीं देंगे, मानदेय देंगे। तो सबसे पहली मांग जो हम लोग अपनी हड़ताल में उठा रहे हैं वो ये है कि तात्कालिक तौर पे
जो दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स है उनका ऑनरेरियम जो मानदेय मिलता है उसको 25,000 रुपए किया जाए और जो हेल्पर्स है उनके मानदेय को 20,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने 2018 अक्टूबर में मानदेय बढ़ोतरी की एक घोषणा की थी 1500 और 750 रुपए की, जो आज की डेट तक हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में वो पैसा रिलीज नहीं हुआ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। जाहिरा तौर पे एक मुख्य डिमांड। जी शिवानी जी, आगे की रणनीति आपकी क्या है संक्षेप में? अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, बताइए आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हम लोग अभी से ही अरविंद केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को इनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप समय रहते आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का संज्ञान लें। हम लोग इस वक्त पूरे दिल्ली में नाक में दम करो अभियान अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं और हमारी बहनें आंगनवाड़ी कर्मियों के परिवार और न सिर्फ इनके परिवार बल्कि इनके इलाके के लोगों के बीच भी हम इस बात को व्यापक तौर पे लेके जा रहे हैं कि ये सरकार जो आज आंगनवाड़ी कर्मियों की अनदेखी कर रही है वो आपके साथ भी वायदा खिलाफी कर रही है, चाहे बिजली पानी का मसला हो, स्कूल्स का मसला हो। कब तक शिवानी आपका ये हड़ताल कब तक चलेगी, थोड़ा ये बताइए, क्योंकि बच्चों का भी बहुत खामियाजा हो रहा होगा। बड़ी मुश्किल से तो स्कूल वगैरह खुले हैं। अब छोटे बच्चे जो थोड़ा बहुत बाहर निकलेंगे, जब टीका उनको मिलता है, कुछ पोषण मिलता है, वो भी उनको नहीं मिल पा रहा होगा, है ना? जैसे डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो लोग पहले उन पे सवाल उठाते हैं, तो आप लोग हड़ताल पे जाएंगे। बहुत अहम काम आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान आप लोगों का है, लेकिन फिर ये सवाल भी उठेंगे, तो कब तक चलेंगे आप लोग संक्षेप में? ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो हमारी यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे वार्ता करें। आज ही वो वार्ता हमसे करते हैं, बायलैटरल वार्ता करें, हमारी यूनियन को बुलाएं, वार्ता करें, समझौता होगा, हम कल ही काम पे चले जाएंगे। हमें पता है आंगनवाड़ी कर्मियों का काम कितना क्रूशियल है, लेकिन आज अगर दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली की माओं को तकलीफ हो रही है, इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट का घमंड, उनका अड़ियल रवैया जिम्मेदार है, जो यूनियन से बात नहीं कर रही है। अगर हमें आज ही सरकार कहे कि आप आए बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बायलैटरल टॉक्स रखो, हमारी यूनियन और सरकार के बीच में वार्ता हो, मसले का समाधान और स्ट्राइक समाप्त हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने शिवानी कही है कि सीधे आप लोगों को बातचीत के लिए बुलाना चाहिए, किसी और संगठन को लाकर, और उसमें जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि उसमें साजिश उनको लगती है कि इस पूरे धरने को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजनीति होती है, लेकिन इस तरह ये बहुत अहम है कि इनको इनका हक जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए शिवानी कौल। और फिलहाल देश की बात में हम आगे बढ़ेंगे, और अब देश की बात में कुछ चुनावी खबरें। तो आइए सीधे रुख कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश का। यूपी चुनाव में सीधे प्रधानमंत्री ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा। अहमदाबाद धमाकों का जिक्र करते हुए कहा कि वहीं साइकिलों पर बम रखे गए थे। अब अखिलेश यादव ने इसे गरीबों का अपमान बताया है। एक ग्राउंड रिपोर्ट। क्या साइकिल आतंकवाद की निशानी है? हरदोई में प्रधानमंत्री ने सपा के चुनाव चिन्ह पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा ही इशारा किया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? यूपी चुनाव के सांप्रदायिकीकरण की ये एक नई कोशिश है। इसके पहले जिन्ना और बुलडोजर जैसे जुमले वहां पहले से ही चल रहे हैं। अखिलेश ने पहले ट्वीट कर इसका जवाब दिया। कहा कि खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई पर उसका असर नहीं, वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। और फिर उन्होंने अपने ढंग से चुटकी ली। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में
440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी अखिलेश यादव और आतंकवाद को साथ जोड़ रही है। जो पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमाम नेता कभी अखिलेश यादव को जिन्ना समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक बताते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद तमाम लोग साइकिल के साथ अपनी तस्वीरें डालकर अपने तर्क दे रहे हैं, तो कुछ प्रधानमंत्री मोदी की ही साइकिल चलाते पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर कर प्रधानमंत्री को ही ट्रोल कर रहे हैं। शुरुआत जिन्ना से हुई, फिर पाकिस्तान आया, हिजाब आया और अब साइकिल और आतंकवाद में नाता जोड़ा जा रहा है। ये चुनाव तक चलता रहेगा, लेकिन चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये साइकिल चलाने वाले आम लोग भी तय करेंगे। भले ही प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उनका निशाना समाजवादी पार्टी के ऊपर हो, लेकिन अब समाजवादी पार्टी इसको आम लोगों से, किसान गरीब लोगों से जोड़कर बता रही है। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। आजादी के बाद से ही इलाहाबाद और अब प्रयागराज देश की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। इस शहर ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। 2017 में यहाँ की 12 सीटों पर 9 एनडीए ने जीती थी। इनमें शहर की 3 सीटें शामिल थी जो बीजेपी को गईं। इस बार राजनीतिक माहौल क्या है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी बनने जा रहे इलाहाबाद की सड़कों पर यह स्लोगन साइकिल चलाने की जरूरत बताता है। इसके लिए जगह जगह साइकिल स्टैंड भी है। ये अलग बात है कि इलाहाबाद में साइकिल की सियासत कभी ठीक से चल नहीं पाई। इस बार सपा जरूर दावा कर रही है कि साइकिल चलेगी। जो इलाहाबाद शहर उत्तरी विधानसभा है वो पढ़ी लिखी विधानसभा है और मैं संघर्ष करके आया हूँ। मैं मेरिट के आधार पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो जनता इस बात को बहुत भली भांति जान रही है। और उत्तर प्रदेश की जो पढ़ी लिखी विधानसभा, यहाँ का विधायक जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो पूरा ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ CSU है, तो ये इलाहाबाद की जो संस्थाएं हैं उनको बाहर ले जाकर के यहाँ के महत्व को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी इलाहाबाद है। इसी इलाहाबाद की धरती पर कहीं ना कहीं समाजवादी परचम लहराने जा रहा है और ये जनसैलाब देख करके आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं। इलाहाबाद उत्तरी की इस सीट पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र और हाई कोर्ट के वकील बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। यह सीट सन 1991 से 2002 तक बीजेपी के पास थी। 2007 और 2012 में यह कांग्रेस की झोली में चली गई। 2017 में फिर यह बीजेपी के पास पहुंची। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई बताई जा रही है। अभी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ के लिए नए बांध, जो शहर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है उसके लिए नए पुल गंगा और यमुना के ऊपर जो शहर को चारों ओर से एक्सपैंड करेंगे। इस तरीके के बड़े बड़े काम हम लोग के आगे पेंडिंग है। स्टेट लैंड की एक मुद्दा है यहाँ पे, जो एक आखिरी पेंडिंग मुद्दा है, जिसको हम लोगों ने पहली बार इस सरकार में उसकी फाइल बनवाने का काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। उसके पहले तो केवल अनाउंसमेंट होते थे, कुछ काम नहीं होता था। अभी वही तमाम मुद्दे हैं ऐसे बाकी हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये समाज में खड़े हुए अंतिम लोगों की बात करते हैं, लेकिन ये अंतिम नहीं, ये केवल कंपनियों की बात करते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जो हमारे नौजवान भाई हैं उनके रोजगार का सवाल है। इलाहाबाद पूरा प्रयागराज पूरे शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता है, राजनीति के केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके रोजगार तो मिलने दूर। जो मोदी जी ने आश्वासन दिया था, सपने दिखाए थे, उनके सपने चकनाचूर हो गए और सैकड़ों नौजवान रोज यहाँ पर पूरे देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। प्रयागराज की शहर दक्षिणी सीट पुराने इलाहाबाद का दिल है। कभी ये सोशलिस्टों का गढ़ था,
लेकिन 1989 से 2002 तक यहाँ 5 बार बीजेपी के केसरी नाथ त्रिपाठी ने जीत हासिल की। 2007 में बीएसपी जीती और 2012 में सपा। 2017 में बीजेपी के नंदगोपाल नंदी ने सीट वापस छीन ली। इस बार भी सपा बसपा का मुकाबला है। सपा ने यहाँ बीजेपी से आए रईस चंद्र शुक्ल को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज के शहर दक्षिणी विधानसभा सीट और प्रत्याशियों के लिए हो सकता है विधानसभा की सीट हो, लेकिन शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार है। परिवार की तरह मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे मानते हैं। वन वे नहीं है कि हम ही जानते हैं या जानते भी हैं पहचानते भी हैं। मैं उनके सुख दुख में शामिल होता हूँ, वो मेरे सुख दुख में शामिल होता है। इलाहाबाद शहर पश्चिमी की सीट 1989 से 2002 तक अतीक अहमद के पास रही। बाद में 3 चुनाव बसपा ने जीते। 2017 में बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां परचम लहराया। अब सपा ने उनकी घेराबंदी के लिए छात्र नेता ऋचा सिंह को उतारा है। पहली विधानसभा थी जहां पे एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ, जो कि स्वयं अतीक अहमद के घर पर जहाँ पे बुलडोज़र चलता है वहाँ पे भूमि पूजा करते हैं मुख्यमंत्री जी, और वहीं पर 75 आवास बन रहे हैं, गरीब आवास बन रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ है 26 दिसंबर 2021 को, और अब आने वाले 5 साल में, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ बुलडोज़र बाबा का। अन्य जो स्थान है वहाँ पर भी जो बुलडोजर चला है वहाँ पे भी गरीब आवास बनवाएंगे। सिद्धार्थनाथ माफिया सोच के प्रतिनिधि हैं, लेकिन जनता को जन सोच के प्रतिनिधि की जरूरत है, और जनता अपने मुद्दों पे काम करने वाले प्रतिनिधियों को पसंद करती है। और जनता ने देख लिया कि किस तरीके से सिद्धार्थनाथ एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट हैं, और शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने की इजाजत नहीं होती है। 2017 में इलाहाबाद की 12 विधानसभा में 8 बीजेपी ने जीती थी, 2 बीएसपी ने और एक सीट सपा और अपना दल ने। इस बार बीजेपी ने ज्यादातर अपने पुराने विधायकों पर दांव लगाया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर और कानून व्यवस्था की कश्ती में सवार होकर 2022 के चुनाव की वैतरणी पार करना चाहती है, तो वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दों के लहरों में इस कश्ती को पलटना चाहती है। अब किसके मुद्दे कामयाब होंगे और जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी, ये 10 मार्च के बाद पता चलेगा। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में अब खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव है। धारा 144 लगा दी गई है। बजरंग दल से जुड़े 26 साल के एक युवक की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। पुलिस का कहना है मामला हिजाब से जुड़ा नहीं है, पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी निहाल किदवई के पास। निहाल, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, अभी हालात तनाव काफ़ी है, लेकिन पुलिस बल काफ़ी वहाँ पर आसपास के ज़िलों से बुलाया गया है। साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भी वहाँ पर मौजूद है, और इस वजह से हालात को कोशिश की जा रही है कि नियंत्रण में हो। शाम के समय में इस वक्त किसी तरह की परिस्थितियाँ ऐसी पैदा न हो जिससे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी हो जाए। ये तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दिन में कई बार पथराव वहाँ पर हुआ। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं आरके जयनेंद्र, उन्होंने बताया हमें कि जो जांच चल रही है उससे 2 बातें बिल्कुल साफ अब तक की जांच में सामने आई है। पहली बात यह कि हिजाब मामले से इस हत्याकांड को जोड़कर फिलहाल नहीं देखा जा सकता। अब तक की जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि इसकी जो वजह है वो जांच के बाद ही सामने आएगी। तीसरी बात यह कि इस हत्याकांड में 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं। तो आपसी रंजिश की भी बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिक रंग इस पूरे मामले ने ले लिया वो चिंता की बात है।
कई जगहों पर पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, साथ ही साथ लाठीचार्ज भी कुछ जगहों पर करनी पड़ी। कुल मिलाकर के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं कल तक के लिए और धारा 144 लगी हुई है। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बेंगलुरु से वहां भेजे गए हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जिसमें आईजी से लेकर के एडीजीपी रैंक के अधिकारी हैं और हो सकता है मुख्यमंत्री भी वहां जल्द ही दौरे पर जाएं, क्योंकि शिवमोगा वो जगह है जहां से कर्नाटक के मौजूदा गृह मंत्री तो आते ही हैं, साथ ही साथ ईश्वरप्पा जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, जो अपने बेतुके बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी कुछ भड़काऊ बातें सुबह में कही हैं। उससे भी कहते हैं कि थोड़ा हालात वहां पर असर पड़ा है। साथ ही साथ येडियुरप्पा जो सबसे कद्दावर नेता हैं, वो भी शिवमोगा के शिकारीपुरा से हैं। उन्होंने सभी समुदायों से अपील की है कि वहां पर शांति बना करके रखें, शिवमोगा का नाम इससे खराब हो रहा है। उन्होंने निजी तौर पर जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सभी संप्रदाय के लोगों से बात की है और उनसे अपील की है कि वहां पर शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है और ये सुनिश्चित करें वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। हालात पर बनाए रखे नेहाल बता रहे हैं किस तरह से हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं और राजनीति भी हो रही है। देश की बात में आगे बिहार से खबर होगी। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 5 मामले में उनको 5 साल की सजा मिली है। नीतीश कुमार ने याद दिलाया कि मैंने याचिकाकर्ता बनने से किया था इनकार। देश की बात में खबर बिहार से है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई की विशेष अदालत ने 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लालू यादव इस वक्त रांची रिम्स में इलाज करवा रहे हैं। यहाँ पर उन्हें जेल प्रशासन की ओर से लैपटॉप दिया गया जिसकी मदद से उन्होंने सजा सुनी। और आपको बता दें कि खास ये हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बताया कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया करीब 50 साल पहले उसके बाद स्वीकार किया है कि मामले में पीआईएल दायर हो रही थी तो उन्होंने याचिका करने से इनकार कर दिया था। ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बार में हम क्या कर सकते हैं? वो तो हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था, कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं। लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे। हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन महाकाल में सोमवार सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत भस्म आरती में शामिल हुए और 2.5 घंटे मंदिर में बिताए। उधर कल श्रद्धालुओं ने सुबह से लाइन में लगकर भस्म आरती की इजाजत ली थी, पर्ची कटवाई थी, जिसे देर शाम अचानक निरस्त कर दिया गया। माना जा रहा है कि सरसंघचालक की सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को भस्म आरती में शामिल होने की इजाजत निरस्त की गई। संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों उज्जैन में हैं। सोमवार सुबह 4 बजे वो महाकाल मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद गर्भगृह में महाशिवरात्रि के पहले दिन बाबा महाकाल का पूजन और अभिषेक किया। लेकिन ठीक एक दिन पहले देश दुनिया से आए आम श्रद्धालुओं ने सुबह से लाइन में लगकर भस्म आरती की जो इजाजत ली थी उसे निरस्त कर दिया गया। सुनिए क्यों। यहाँ पर आतंकी का कोई हमला है, इसलिए ना आपकी सिक्योरिटी के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे हमारे को पागल बनाया जा रहा है।
और इससे पहले इन्होंने 100 बंदों को टिकट दे दी है और हमारे को टिकट दे नहीं रहे हैं अब ये, और हमारे पैसे भी ले लिए। दिक्कत आ रही है। ये लोग अभी क्या बोल रहे हैं, कल का दर्शन आपका नहीं होगा। हाँ, सुबह 5 बजे से हम लोग लाइन में इधर खड़े हैं। हाँ, पहला तो नंबर फिर दे दिया, नंबर कितना बजे लगा, 5 बजे लगा। सुबह का 6 से खड़े हैं, 5 बजे लगा। ना खाना खाया ना पानी, तो ऐसे ही लेके आए हम लोग, ना दवाई लिया। हाँ, कैसे करने का, हम लोग डायबिटीज वाले 65 ईयर्स की तो मैं हूँ। हाँ, तो इनको समझना चाहिए। काय के लिए मना करे कोई, वो मोहन भागवत कौन आ रहे हैं ना, आरोग्य क्या है, संरक्षण का, इसलिए कर रहे हैं। और देखिए, इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है। संज्ञान में आपने जो वीडियो भी दिखाया उसे संज्ञान में है, मेरी इसके द्वारा जांच करके पता लगाया जाएगा क्या करना है। स्मार्टी काउंटर पे लोगों की भीड़ लग रही है, उनको किस तरह के, कितने लोगों को परमिशन दी जा रही है, पर डे कितने लोगों को दी जाएगी? देखिए, अभी हमारी जो व्यवस्था है वो बहुत लिमिटेड पासेस के साथ में है। जो हमारा पहला 150 रहता था, उससे ज़्यादा तो हम लोग पासेज दे पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से संख्या आती है उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। डॉक्टर भागवत 19 से 22 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे। वे इस्कॉन मंदिर में रुके हैं। इस साल उनका प्रवास मालवा प्रांत में है, जहां वो संघ की बैठकों के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी उपस्थित रहेंगे। कहते हैं इस ईश्वर के घर में सब बराबर हैं, फिर भी जाने क्यों कुछ खास हैं जिनके लिए जब दरवाज़ा खुलता है तो आम भक्तों के लिए बंद हो जाता है। उज्जैन में अजय और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।